सब भाइयों को जय मूल निवासी जय योद्धे और वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, राखी गढ़ी आज हमारा सब्जेक्ट है। आज के दिन, आज एक ऐतिहासिक दिन भी है। आज के दिन जिसका इतिहास से संदर्भ जुड़ता है। पंजाब के प्रीमियर थे सर सिकंदर हयात खान। सर सिकंदर हयात खान पंजाब के प्रीमियर थे जब पंजाब यूनाइटेड हुआ करता था। तो 1942 में आज के दिन उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और ये एक बहुत बड़ा झटका था सेकुलर पॉलिटिक्स को और पंजाब की पॉलिटिक्स को। तो मैं उनकी स्मृति में उनको याद करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। राखी गढ़ी उसी तरीके से अर्बन सेंटर था और अर्बन सेंटर ही नहीं बल्कि राखी गढ़ी एक बिजनेस सेंटर था। जिस तरीके से साकेत सम्राट अशोक के समय में बिजनेस सेंटर था, एक बिजनेस कैपिटल थी, और जिस तरीके से आज बम्बई है, कलकत्ता है, सूरत है, कराची है, उसी तरीके से एक बिजनेस का सेंटर हुआ करता था राखी गढ़ी। और 9000 साल पुराने इसके अंदर अवशेष मिलते हैं। माने 9000 साल पुरानी सभ्यता है राखी गढ़ी। और इस राखी गढ़ी में ब्रासलेट मिले हैं गोल्ड के, इसके अंदर चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं और इस तरीके के मटके मिले हैं, इस तरीके के मटके मिले हैं जिन्हें अगर आप टच करेंगे तो मेटेलिक साउंड आएगी। जिस तरीके से जो है कोई मेटल हो, उस तरीके से इस राखी गढ़ी में मिले हुए मिट्टी के मटकों से अगर हम उसको खटखटाते हैं तो मेटेलिक साउंड आती है। इस तरह ये एक बहुत विकसित सभ्यता थी जो राखी गढ़ी के नाम से जानी जाती है। राखी गढ़ी वहाँ एक गांव है। इस गांव में लगभग 400 हेक्टेयर में ये सभ्यता विकसित हुई और ये हमारी सभ्यता थी। इसके बाद ब्राह्मण जो अब्राहम की दूसरी बीवी जो दासी थी उसकी औलाद था, जब भारत में आया, क्योंकि अब्राहम की जो पहली बीवी थी सारा, उनको ये वरदान था कि तुम्हें जरूर तुम्हारी कोई ना कोई संतान पैदा होगी और जो संतान आगे चल के पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। लेकिन अब्राहम की कोई संतान होती दिख नहीं रही थी। तो अब्राहम की बीवी सारा ने उनसे कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, और उन्होंने अपनी दासी से शादी की। वो दासी की जो संतान पैदा हुई वो अब अब्राहम की दासी से पैदा हुई संतान वो ब्राह्मण कहलाए और वो भारत में आए। क्योंकि वहाँ सारा जब 100 साल के हुए अब्राहम, जो बाइबल की कथाएं कहती हैं, जो वहाँ की माइथोलॉजी कहती है, वो ये कहती है कि जब अब्राहम 100 साल के हुए तो उनको औलाद पैदा हुई। फिर उनकी जो औलाद थी और उनकी औलाद जो विस्तार प्राप्त किया उनकी औलाद ने, तो उन्होंने जो दासी पुत्र थे उनको भगाना शुरू किया। वो भारत में लुटते पिटते आए और वो भारत में आकर ब्राह्मण कहलाए। अब्राहम को इन्होंने ब्रह्मा कहा और सारा को इन्होंने सावित्री कहा। अब ब्रह्मा और सावित्री उनकी जो है ये ब्राह्मण जो है उनके दासी पुत्र ब्राह्मण भारत में आए और लुटता पिटता भारत में आया। तो भारत में जब ब्राह्मण आया तो इसने राखी गढ़ी की सभ्यता के अंदर चोरी करनी शुरू की। माने सबसे पहले ब्राह्मण इस देश में आया है तो एक चोरी करने के उद्देश्य से आया और एक चोर की भांति ब्राह्मण ने यहाँ अपना जीवन यापन करना शुरू किया। इसका प्रमाण यह है कि राखी गढ़ी में जो पुराने मकान हैं, राखी गढ़ी की खुदाई में जो दीवारें मिलती हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि फर्ज करो एक दीवार जर्जर हो जाए तो उस दीवार को हम तोड़ देंगे और उस दीवार को तोड़ के उसकी जगह पर एक दीवार खड़ी की जाएगी। लेकिन राखी गढ़ी में ऐसा नहीं है। राखी गढ़ी में जो पुराने मकानात मिले हैं उन मकानों की दीवारों में जो जर्जर दीवारें हैं उनकी बगल में दूसरी दीवार खड़ी की गई है। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण चोरी करता था और चोरी करने के लिए वो दीवारों में सेंध लगाया करता था। इस चीज से राखी गढ़ी के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और जर्जर दीवारों को भी वो तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि जर्जर दीवारों को भी एक एक्स्ट्रा कवर के रूप में मानकर, एक एक्स्ट्रा कवर के रूप में जानकर वो यूं की यूं बरकरार रख के उसकी बगल में दूसरी दीवार खड़ी कर रहे थे। इसको हरियाणा की भाषा में, इसको हमारी लोकल डायलेक्ट में कहते हैं पाड़ लगाना। पाड़ लगाना। तो ब्राह्मण
हमारी दीवारों में पाड़ लगा रहा था। जिस तरीके से कल वामन मेश्राम साहब ने बताया कि हम लोग शब्दों से इतिहास को खोजने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने बताया कि श्रृंग ऋषि और शुंग, श्रृंग और शुंग का जिस तरीके से माननीय वामन मेश्राम साहब ने कल संबंध जोड़ा था, तो पाड़ लगाने का एक और मतलब हमारे लोकल डायलेक्ट में है, हरियाणा में है, फूट डालना। माने जिन लोगों ने दीवारों में पाड़ लगाई, जिन लोगों ने दीवारों में सेंध लगाई, उन्होंने हमारे भाईचारे में भी पाड़ लगाई, हमारे भाईचारे में भी सेंध लगाई। और हमारे भाईचारे में उन्होंने जब सेंध लगाई तो हमारे मूल निवासी भाई कुछ उनके संपर्क में आए। सबसे पहले उन्होंने चोरी की, फिर उन्होंने हमारे कुल नाम जो थे, हमारे जो कुल नाम थे, हमारे जो गोत्र थे, हमारे जो गोत्र थे, उनको ब्राह्मणों ने चुराया। जैसे एक गोत्र था अत्री, ये अत्री गोत्र जाटों में भी है और ये ब्राह्मणों में भी है, तो ब्राह्मणों ने ये गोत्र हमसे चुराया। फिर एक और गोत्र है भारद्वाज, ये हरियाणा में ब्राह्मणों में सबसे बड़ा गोत्र है, ये गोत्र भी जाटों में था, ये गोत्र भी ब्राह्मणों ने हमसे लिया, चुराया। और माथुर गोत्र है, ये जाटों में भी है, ब्राह्मणों में भी है, ये गोत्र भी उन्होंने हमसे चुराया। और इस तरीके से ब्राह्मण ने हमारे गोत्र चुराकर ये दिखाने की कोशिश की कि हम भी तुम्हारे ही आदमी हैं, हम भी तुम्हारी ही तरह हैं। उसके बाद ब्राह्मणों ने राखी गढ़ी में जो सबसे ऊंचा टीला था, उसके ऊपर वहां 7 माउंट्स मिले हैं, 7 टीले मिले हैं। सबसे ऊंचे टीले पर ब्राह्मणों ने यज्ञ वेदी तैयार की। ये चीज सिद्ध करती है कि ब्राह्मण राखी गढ़ी में बहुत आखिर में आया है, क्योंकि अगर आखिर में नहीं आया होता तो सबसे ऊंचे टीले पर, सबसे ऊंचे माउंट पर जो है वो यज्ञ वेदी नहीं मिलती, सबसे नीचे वाले माउंट पर यज्ञ वेदी मिलती अगर ब्राह्मण शुरुआत में आया होता तो। क्योंकि सभ्यताएं इसी तरीके से गति करती हैं। मान लीजिए ये मकान है, ये काल के प्रवाह में दब गया, ये नीचे चला गया, एक और मकान बना, वो काल के प्रवाह में दब गया, वो नीचे चला गया, समय के प्रवाह में एक और मकान बना, वो नीचे चला गया। तो ब्राह्मण की जो यज्ञ वेदी है वो राखी गढ़ी में सबसे ऊंचे टीले पर मिलती है। ये बात सिद्ध करती है कि आखिर में ब्राह्मण राखी गढ़ी में आया है। सबसे पहले चोरी के उद्देश्य से आया, उसके बाद उन्होंने हमारे भाईचारे में हमारे गोत्रों को हमारे कुल नामों को चुराया, और फिर हमारे जैसा बनकर उसने ब्राह्मण ने जो है हमारे लोगों को, मूल निवासियों को यज्ञ वेदी वहां चलाकर और हमारे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर, डिवाइन स्लेव बनाकर, कुछ मूल निवासियों को अपने साथ मिलाकर, और उन्होंने फिर राखी गढ़ी में आग लगा दी। राखी गढ़ी का मतलब है राख की गढ़ी। राखी गढ़ी का मतलब ये नहीं है कि राखी गढ़ी का मतलब कि बहन अपनी भाई की कलाई पर जो है वो प्यार बांधती है और राखी बांधती है कि उसका मोदी के राज में उसका जो है उसकी रक्षा होती रहे, और मोदी के राज में उसकी रक्षा होती रहे, लोग उसे परेशान न करें। ये वो राखी नहीं है। राखी का मतलब है राख की गढ़ी। ब्राह्मण ने इस सभ्यता को, जो 9000 बरस से निरंतर चल रही सभ्यता थी, इस सभ्यता में आग लगा दी। उसी तरीके से आग लगा दी जिस तरीके से 1984 में ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणी इंदिरा गांधी ने, जनरल सुंदर जी, जनरल सुंदर ये ब्राह्मण था, जनरल वैद ये ब्राह्मण था, इनको लेकर ब्राह्मणी इंदिरा गांधी ने अमृतसर में 1984 में टैंक भेजकर और हमारे हरमिंदर साहब गुरुद्वारे पर अटैक किया। और वहाँ जो हमारे पुराने अवशेष रखे हुए थे, पुरानी बीड़ें हमारी रखी हुई थी, सिख रेफरेंस लाइब्रेरी थी, उस रेफरेंस लाइब्रेरी का सामान वो उन्होंने जो है 4 ट्रकों में भरा, और 4 ट्रक में भरकर पहले उस सामान को दिल्ली ले गए, फिर नागपुर ले गए, और नागपुर में उस सारे सामान को उन्होंने, जितने हमारे पुराने आर्काइव्स थे, जितने पुराने दस्तावेज थे, उन सब दस्तावेजों को अध्ययन किया। उनको अध्ययन करके उनके काउंटर दस्तावेज तैयार किए और फिर सारे दस्तावेजों में आग लगा दी। इसी तरीके से ब्राह्मण ने उस 9000 साल पुरानी सभ्यता में आग लगा दी, क्योंकि आग लगाना ब्राह्मण का स्वभाव है, क्योंकि आग लगाने में ब्राह्मण को मजा आता है। इस तरीके से ब्राह्मण ने राखी गढ़ी को जो है राख की गढ़ी में तब्दील कर दिया। वहां कंकाल मिले हैं, कंकाल राखी गढ़ी में मिले। उन कंकालों की अगर हम स्थिति देखें, माने नॉर्थ की तरफ उनका मुंह है और साउथ की तरफ उनके पांव हैं। नॉर्थ की तरफ मुंह है
और साउथ की तरफ उनके पांव है, उत्तर की तरफ मुंह है और दक्षिण की तरफ उनके पांव है। आज भी हरियाणा के अंदर अगर किसी मुर्दे को हम जलाते हैं, अगर किसी मुर्दे का दाह संस्कार हम करते हैं, तो उत्तर की तरफ उसका मुंह रखते हैं और दक्षिण की तरफ उसका पांव रखते हैं। तो ये आज भी हमारे भीतर परंपरा है। और ब्राह्मण उस समय भी यही परंपरा थी। उस समय चूंकि हम दफनाते थे तो मुर्दे का मुंह नॉर्थ की तरफ रहता था और पांव उसके दक्षिण की तरफ रहते थे। दूसरा, ये भी सिद्ध करता है कि हम लोग मूल निवासी हैं, क्योंकि हम इस परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। राखी गढ़ी की परंपरा को आज भी हम लोगों ने 9000 बरस के बाद जीवित रखा है। वहां जिस महिला की डीएनए को जांच के लिए भेजा गया, उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। वो लगभग 6 फुट की महिला थी। वो हमारी दादी थी, हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर थी। वो ब्राह्मणों की माँ नहीं थी, वो कोई ब्राह्मणी नहीं थी, क्योंकि 6 फुट के आदमी, 6 फुट की महिलाएं हमारे हरियाणा के, पंजाब के, और इतनी लंबी महिलाएं ये हमारे डीएनए में है। ये ब्राह्मणों के डीएनए में नहीं है, ये हमारे डीएनए में है। तो वहां जो 6 फुट की महिला मिली वो हमारे डीएनए की थी। और इस तरीके से वहां जो गोत्र हैं, शोरान गोत्र है, सिंधु गोत्र है, उस गांव के आसपास राखीगढ़ी गांव में शोरान गोत्र है। उस गांव के पड़ोस में जो गांव है उसमें सिंधु गोत्र है। सिंधु जो सिंधु घाटी की सभ्यता, और शोरान वहां गोत्र है। तो ब्राह्मणों ने राखीगढ़ी को नुकसान पहुंचाया और ब्राह्मणों को वहां डीएनए मिलेगा भी नहीं। उसका कारण है कि ब्राह्मणों ने पाखंड को फैलाने के लिए, जब ब्राह्मण अपने मुर्दों को जलाता था तो उन मुर्दों को, हड्डियों को उठाकर वो जो है आपके हरिद्वार में डाल देता था, आपके गढ़ मुक्तेश्वर में डाल देता था। ब्राह्मण का डीएनए तो वहां, अगर ब्राह्मण कुछ दिन रहा है, ब्राह्मण ने उस सभ्यता का नुकसान किया है, तो भी ब्राह्मण का डीएनए वहां मिलने वाला नहीं है। और साथियों, एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आज भी हम लोग राखीगढ़ी में जमे हुए हैं। आज भी हम उन परंपराओं का पालन कर रहे हैं। हम लोगों ने किया। हम ब्राह्मणों की तरह यूरेशिया से भागे नहीं, हम लोग वहां जमे रहे। जिस तरीके से ब्राह्मण यूरेशिया से भागा, हम वहां से भागे नहीं। तमाम मुश्किलात को हम लोगों ने सहन किया, तमाम ब्राह्मणों के हमलों को हमने सहन किया, हमारे घरों को जलाया गया तब भी हमने सहन किया। हम लोग जमे रहे, इसलिए जमे रहे कि जम जाना हमारे डीएनए में है और भाग जाना ब्राह्मण के डीएनए में है। इसलिए ब्राह्मण भारत में भी ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, भारत से भी उसे भागना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी मुसीबत आती है और ब्राह्मण भागने की कोशिश करता है और ब्राह्मण भाग खड़ा होता है। एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब बैठे हैं कि मान लीजिए ब्राह्मणों का और हमारा डीएनए अलग है, जो बात सही है। हमारा डीएनए खड़े होकर लड़ाई करने का है, ब्राह्मण का डीएनए भाग जाने का है। तो हमारा डीएनए अलग है, तो हम फिर ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड क्यों देते हैं? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा, और ब्लड डोनेशन कैंप लगा भगवान परशुराम रक्तदान शिविर। उसमें 24 आदमी थे जो रक्त देने के लिए गए हुए थे। जो 24 के 24 आदमी मूल निवासी थे, और जो परशुराम के जन्म दिवस के ऊपर, उसकी जयंती पर रक्त देने के लिए गए हुए थे। साथियों, मूल निवासियों का खून अलग है, ब्राह्मणों का खून अलग है। अगर हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं और अगर हमारा खून अगर ब्राह्मण के अंदर चढ़ गया, तो ब्राह्मण मजबूत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ब्राह्मण ताकतवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हमारा खून ब्राह्मण के अंदर चढ़ता है तो ब्राह्मण ताकतवर हो जाएगा, और ब्राह्मण का खून अगर गलती से हमारे भीतर चढ़ गया तो जो गद्दारी ब्राह्मणों के भीतर है वो गद्दारी हमारे भीतर भी आनी शुरू हो जाएगी। जो कायरता ब्राह्मणों के भीतर है वो कायरता हमारे भीतर भी आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं कि मूल निवासी ब्लड बैंक ये अलग तैयार होना चाहिए, इसकी अलग ऐप तैयार होनी चाहिए कि जिस मूल निवासी भाई को खून की जरूरत पड़े, और एड्स की बीमारी, इबोला की बीमारी, स्वाइन फ्लू की बीमारी, इस सब की बीमारियों से खतरनाक साबित होगा अगर ब्राह्मण का खून की एक भी बूंद हमारे अंदर आ जाती है। तो एड्स जिसको हो गई वो मर जाएगा, लेकिन
ब्राह्मण का खून अगर हमारे भीतर आ गया तो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ये फसल की नहीं, ये नस्ल की लड़ाई है साथियों। और मुझे इन्होंने जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चला, हम लोगों ने मूवमेंट चलाया कि हमें भी अधिकार दो। मुझे जेल में इन्होंने डाल दिया। 20 हमारे साथी थे, उन पे गोलियां चलाई, मेरे 20 साथी शहीद हुए। वो जो है ब्राह्मणवादी सरकार की, बीजेपी की सरकार की गोलियों से शहीद हुए और मुझे इन्होंने जेल में डाल दिया। 3 साल 9 महीने इन्होंने मुझे जेल में रखा। पिछले महीने मैं जो है जमानत पर आया हूं और मुझे माननीय वामन मेश्राम साहब जी ने जो हौसला दिया, जितना इन्होंने मुझे हौसला दिया, मैं ये समझता हूं कि इतना हौसला मुझे कोई दे नहीं सकता था। इन्होंने हर तरीके से मेरी मदद की, आर्थिक तौर पर मदद की, मेरे लिए स्पेशल एडवोकेट्स की टीम तैयार की, लोकल लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक। तो आपके हौसले के कारण मैं आज फिर इसी मंच पर आया हूं और एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि आसमां बेरंग है, बेरंग ही सही। आसमां बेरंग है, बेरंग ही सही। धरती तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। मगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग ही सही। मगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग ही सही। जय मूल निवासी, धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।